हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के पेपर 1 जनरल साइकोलॉजी के बारे में। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए कई तरह की विधियों का यूज़ किया जाता है या अपनाया जाता है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख विधियां हैं, जैसे इंट्रोस्पेक्शन मेथड यानी अंतर्निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड यानी प्रेक्षण विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी प्रयोगात्मक विधि, सर्वे मेथड यानी हिंदी में भी इसको सर्वे ही कहा जाता है, क्वेश्चनर मेथड यानी प्रश्नावली विधि, इंटरव्यू मेथड यानी साक्षात्कार विधि, केस स्टडी मेथड यानी नैदानिक या केस अध्ययन विधि, और आखिरी है फील्ड स्टडी मेथड यानी क्षेत्र अध्ययन विधि। इन विधियों के अलावा और भी हैं, परंतु यहाँ पर हम इन्हीं प्रमुख विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगी इंट्रोस्पेक्शन मेथड एंड ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में। इंट्रोस्पेक्शन मेथड या जिसको हम अंतर्निरीक्षण विधि या आत्मगत प्रेक्षण विधि भी कहते हैं, इसका मतलब है जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की अनुभूतियों का स्वयं निरीक्षण करता है तो इस विधि को हम इंट्रोस्पेक्शन विधि या मेथड कहते हैं। यह विधि सबसे पुरानी विधि है। डाटा कलेक्ट करने के दृष्टि से अगर हम देखें तो इस विधि का प्रतिपादन विलियम वुंड के द्वारा किया गया था। विलियम वुंड और टिचनर ने संरचनावाद नामक स्कूल की स्थापना की थी और इन लोगों ने मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति का विज्ञान कहकर परिभाषित किया था और बतलाया था कि चेतन अनुभूतियां या जो कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस है, इनके अध्ययन करने के लिए सिर्फ अंतर्निरीक्षण विधि ही यूज की जा सकती है। इन लोगों ने चेतन अनुभूति के 3 तत्व बतलाए थे, जो इस प्रकार थे: संवेदन यानी सेंसेशन, भाव फीलिंग, और प्रतिमा यानी इमेज। यदि कोई व्यक्ति अपनी चेतन अनुभूति का वर्णन इन 3 एलिमेंट्स के रूप में करता है तो इस तरह का वर्णन निश्चित रूप से अंतर्निरीक्षण कहलाएगा। यहाँ पर यदि हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड का संधि विच्छेद करें तो इंट्रो का मतलब होता है विदिन और इंस्पेक्शन का मतलब होता है लुकिंग, अर्थात अंदर का निरीक्षण। Therefore, it is the method where subjects look within oneself to examine one's feeling, thoughts, sensation, etc. इस विधि के बहुत सारे मेरिट्स हैं, जैसे कि ये जो विधि है, इट हेल्प्स टू स्टडी मेंटल प्रोसेसेस। अंतर्निरीक्षण विधि एकमात्र विधि है जिसके माध्यम से हम मानसिक प्रक्रियाएं जैसे इच्छाएं, भाव आदि का अध्ययन कर सकते हैं और विश्लेषण भी किया जा सकता है, क्योंकि कुछ मानसिक समस्याएं ऐसी होती है जिन्हें सिर्फ अंतर्निरीक्षण विधि द्वारा ही जिनका अध्ययन किया जा सकता है। जैसे यदि कोई अध्ययनकर्ता ये देखना चाहता है कि चिंतन की प्रक्रियाओं में मानसिक प्रतिमाओं यानी मेंटल इमेजेस का कितना रोल होता है या नहीं होता, तो इसका अध्ययन अंतर्निरीक्षण विधि द्वारा ही ठीक ढंग से किया जा सकता है। अंतर्निरीक्षण विधि जो है वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, ये इसका दूसरा मेरिट है। यदि हम ये कहें कि आत्मनिरीक्षण निष्पक्ष एवं बिना किसी दबाव के हो सकता है तो मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इससे बढ़कर और कोई दूसरी विधि नहीं हो सकती। तीसरा जो मेरिट है या एडवांटेज है वो ये है कि अंतर्निरीक्षण विधि मनोविज्ञान की सबसे पहली तथा पुरानी विधि है। इस विधि के सहारे ही मनोवैज्ञानिकों ने चेतन अनुभूतियों का अध्ययन कर मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर एक एक्सपेरिमेंटल रूप दिया था। अतः कहा जा सकता है कि अंतर्निरीक्षण विधि एक ऐसी विधि है जिसके सहारे मनोविज्ञान को एक प्रयोगात्मक स्तर या एक्सपेरिमेंटल स्टेटस मिला था। इन मेरिट्स या गुणों के अलावा इस विधि के कुछ डीमेरिट्स भी हैं। जैसे पहला डीमेरिट है दैट इट इज पर्सनल एंड सब्जेक्टिव, अर्थात अंतर्निरीक्षण विधि
जो है वह व्यक्तिगत और आत्मनिष्ठ होती है। व्यक्ति अंतर्निरीक्षण करके जो भी कह रहा है उसे मानना ही होता है। ऐसा भी संभव है कि उसे अनुभूति कुछ और हो रही हो और वो कह कुछ और रहा है। अर्थात यहाँ पर हम ये टेस्ट नहीं कर सकते कि वो जो कह रहा है वो सही है या गलत। दूसरा डिमेरिट ये है कि ये जो विधि है इट कैन नॉट बी यूज्ड ऑन एनिमल्स एंड चिल्ड्रन। आगे हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड जो है इसको हम हिंदी में प्रेक्षण विधि कहते हैं। प्रेक्षण विधि मनोविज्ञान की दूसरी प्रमुख विधि है और सन 1913 में जब वॉटसन ने बिहेवियरिज्म की स्थापना की थी तो मनोविज्ञान को नए ढंग से परिभाषित करते हुए ये कहा गया था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है जिसका अध्ययन इंट्रोस्पेक्शन से ना होकर ऑब्जर्वेशन मेथड से किया जा सकता है। तभी से प्रेक्षण विधि या ऑब्जर्वेशन मेथड का जन्म हुआ और आज भी ये विधि मनोवैज्ञानिक अध्ययनों का एक प्रमुख मेथड मानी जाती है। इस विधि के अंतर्गत अध्ययनकर्ता प्राणी या जीव के व्यवहारों को निष्पक्ष भाव से प्रेक्षण या ऑब्जर्व या फिर हम कह सकते हैं अवलोकन करता है और वह अपने अवलोकन या ऑब्जर्वेशन के सहारे एक विशेष रिपोर्ट तैयार करता है जिसका विश्लेषण करके वह उस प्राणी के व्यवहार के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। ऑब्जर्वेशन जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए प्राणी के व्यवहार का अवलोकन वह भिन्न भिन्न परिस्थितियों में करता है और कहीं ऑब्जर्वर्स मिलकर प्राणी या जीव के व्यवहारों का अवलोकन एक साथ भी करते हैं और इसीलिए इस विधि को हम ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहते हैं। यहाँ पर जो ऑब्जर्वर होता है वह प्राणी के दोनों प्रकार यानी बाह्य व्यवहार जैसे दौड़ना, रोना, खेलना आदि और आंतरिक व्यवहार यानी इंटरनल बिहेवियर जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट आदि के परिवर्तन का भी अध्ययन करता है। ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं एक पर्पसफुल और ऑब्जेक्टिव के साथ चलता है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन जो है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन यानी सहभागी प्रेक्षण, दूसरा है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यानी असहभागी प्रेक्षण और तीसरा है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन यानी स्वाभाविक प्रेक्षण। तो आइए हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन की पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि जब ऑब्जर्वर जिस समूह का अध्ययन कर रहा है उस समूह का एक्टिव मेंबर बन जाता है और वहाँ के समूह के सदस्यों का अध्ययन उस समूह का सदस्य बनकर करता है। दूसरा जो प्रकार है वह है असहभागी प्रेक्षण या नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है वह उस समूह का एक्टिव सदस्य नहीं बनता बल्कि वह दूर से उस आप कह सकते हैं समूह के सदस्यों का के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर दूर बैठकर ऑब्जर्वर उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है। तीसरा जो प्रकार है वह है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है वह नेचुरल सेटिंग यानी स्वाभाविक परिस्थितियों में किया जाता है। जैसे विशेषकर हम देख सकते हैं जब हमें पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करना होता है तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब मनोवैज्ञानिक बंदरों, मधुमक्खियों, चींटियों आदि के व्यवहारों को अगर वह देखना चाहते हैं तो वो इस विधि का सहारा ले सकते हैं। इस विधि के मेरिट्स हैं या हम कह सकते हैं कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट विधि है और इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। जैसे पहला जो मेरिट है वह है दैट ऑब्जर्वेशन विधि जो है इसके एरियाज जो है वो वास्ट है। इस विधि में मनोविज्ञान का अध्ययन
क्षेत्र जो है वो काफ़ी विस्तृत है। अंतः निरीक्षण विधि का प्रयोग सिर्फ अडल्ट व्यक्तियों पर ही किया जा सकता है। मनोविज्ञान में सिर्फ इन्हीं व्यक्तियों की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जा सकता है, परंतु ऑब्जर्वेशन विधि का प्रयोग छोटे छोटे बच्चों, अडल्ट्स, मेंटली रिटार्डेड, एनिमल्स आदि इन सभी पर इस ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज किया जा सकता है। दूसरा जो हमारा मेरिट है वो ये है दैट मोर देन वन पर्सन कैन बी स्टडीड थ्रू दिस मेथड। इस विधि के द्वारा एक समय में एक से अधिक प्राणियों के व्यवहारों का निरीक्षण आसानी से किया जा सकता है। यदि अध्ययनकर्ता भीड़ व्यवहार का अध्ययन करना चाहता है तो इस विधि का प्रयोग काफ़ी आसानी से करके उस तरह के व्यवहार के बारे में जाना जा सकता है। तीसरा जो मेरिट है वो है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज इजी, यानी इस विधि से प्राप्त आंकड़ों का जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है वो आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि आंकड़े आवृत्ति, प्रतिशत आदि से प्राप्त होते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि ऑब्जर्वेशन मेथड से प्राप्त निष्कर्ष की वैधता काफ़ी बढ़ जाती है। लास्ट जो मेरिट है वो है जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स कैन बी डन, क्योंकि ऑब्जर्वेशन मेथड में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस संभव है और साथ में ही इसके द्वारा कई व्यक्तियों का एक साथ अध्ययन किया जा सकता है। अतः इससे प्राप्त परिणाम का जनरलाइजेशन अन्य व्यक्तियों के लिए काफ़ी स्ट्रांगली अप्लाई किया जा सकता है। इन मेरिट्स के अलावा इस विधि के कुछ डीमेरिट्स भी हैं और वो डीमेरिट्स हैं। पहला है दैट ऑब्जर्वेशन मेथड बिकम्स सब्जेक्टिव, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ऑब्जर्वर जब ऑब्जर्वेशन करता है तो उस समय उसके पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडिस, उसकी नीड्स, एटीट्यूड्स आदि का भी प्रभाव उसके ऑब्जर्वेशन पर पड़ता है। अतः यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन होती है वह लेस ऑब्जेक्टिव होती है और इसी वजह से जो निष्कर्ष होते हैं वो रिलायबल और वैलिड नहीं होते हैं। दूसरा डीमेरिट जो है वो ये है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड इन ऑब्जर्वेशन मेथड, क्योंकि इस विधि में ऑब्जर्वेशन स्वाभाविक एवं अनियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर कार्य कारण संबंध स्थापित करना मुश्किल होता है। लास्ट डिमेरिट यह है कि इस विधि के अंतर्गत बहुत सारे हम कह सकते हैं कुछ ऐसे बिहेवियर हैं जैसे कि सेक्सुअल बिहेवियर आदि का अध्ययन इस मेथड के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ये थे इंट्रोस्पेक्शन मेथड और ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में। अगली वीडियो में मैं बात करूँगी एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।